नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत सी वीडियो के बारे में जानकारी देता हूं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको टॉपिक बताकर चलता हूं। वैसे तो बहुत सारी बातें मैं करता ही रहता हूं। यानी कि नियम 169, संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर की वसीयत कैसे होती है और संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर के द्वारा वसीयत कैसे की जाती है, आज की इस वीडियो में जानकारी करेंगे। और विस्तार से आप वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जीरो। और फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप नंबर मिलाकर मुझसे बात करेंगे। डॉक्टर तभी बुखार को नाप सकता है जब बुखार के लिए वह थर्मामीटर लगाएगा कि कितना फ़ारेनहाइट इसे बुखार है, कितने डिग्री इसका तापमान टेम्परेचर है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में वसीयत किस प्रकार से होती है और वसीयत की कैटेगरी के अंदर कौन कौन व्यक्ति आते हैं। क्या असंक्रमणी भूमिधर वाला व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को विस्तार से। संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर के द्वारा वसीयत, ये मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है कि संक्रमणी भूमिधर का अधिकार किन लोगों को प्राप्त होता है। अगर यार आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है तो राव अकरम यूट्यूब चैनल आप अपने यूट्यूब यानी एप्लीकेशन के अंदर लिखिए, वहां पर मैं ही बैठा मिलूंगा। जी हाँ, और आप वहां सर्च कीजिए, मेरी वीडियो के अंदर जाइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर जाकर आप ढूंढेंगे कि संक्रमणी अधिकार किस व्यक्ति को, किस किसान को, किस व्यक्ति को और किसे संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर कहा जाता है। ये मैंने विस्तार से वीडियो बना रखी है, लेकिन आज की टॉपिक पर फिर वापस घूमते हैं। यानी कि संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर के द्वारा वसीयत कैसे होती है। आपको बता दूं कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के में भी की गई व्यवस्था और दशा को छोड़कर कोई भी संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर अपने खाते या उसके किसी भी भाग की वसीयत कर सकता है। जी हां, बिल्कुल कर सकता है। और यहां पर आपको बताता चलूं, जैसे कि मैंने बताया कि उपधारा 1 और उपधारा 2 कै, यहां पर अनुसूचित जनजाति का अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी समझ जाए कि अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है, धारा 2 उपधारा 2/1 दोबारा से बोलूंगा, धारा 2 कै, यानी कि अनुसूचित जाति की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर के संबंध में जो वसीयत का जो विषय है, धारा 157 कै और धारा 157 कै के निर्देश लागू होंगे, जैसा कि उसके जीवन काल में अंतरण में लागू होते हैं। यानी कि सीधी सी आपको बात बताऊं कि अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और एससी कास्ट का व्यक्ति है तो धारा 257 यानी धारा 157 कै और धारा 157 कै के आधार पर भी अगर वो व्यक्ति यानी कि जीवित है और जीवित के आधार पर ही उस व्यक्ति को वो नियम और निर्देश लागू होते हैं, जैसा कि उसके जीवन काल में अंतरण में लागू होते हैं। यानी कि इसका कुछ अलग ही प्रोसीजर है, जो मैंने धारा 157 के धारा 157 कै के बारे में आप वीडियो के अंदर सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल के अंदर मेरे, और आपको इस पर भी वीडियो मिल जाएगी। यानी कि उपधारा 3 और उपधारा 1 के निर्देश के अधीन की जाने वाली प्रत्येक वसीयत किसी भी विधि, आचार या विवाद प्रथा की किसी भी बात के रहते हुए भी लिखित 2 व्यक्तियों के साक्ष्य तथा रजिस्ट्री होगी। मान लीजिए कि पहले हम फिल्मों के अंदर देखते थे कि एक बुजुर्ग बाप गुजर रहा है और उसके बेटे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और वो बूढ़ा एक कागज पर अंगूठा लगा देता है
कोई फरोड़ बच्चा उसका अंगूठा लगाकर कह देता है कि वसीयत हो गई, मेरे पिताजी ने फला फला वसीयत कर दी गई है, वो फला व्यक्ति के नाम ये अंगूठा उसका कोरे कागज पर। अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर कोई वसीयत किसी की होती है तो 2 साक्षी के आधार पर रजिस्टर्ड वसीयत होती है, ताकि और भी लोगों को पता चले और उसके साक्षी गवाह भी उसके साथ रहें। लेकिन इसी के मामले में अब मैं उत्तराखंड में इसके अंदर क्या संशोधन है वो भी साथ साथ लेकर चलता हूं। मूल अधिनियम की धारा 169 के उपधारा 3 में लिखित में 2 जो व्यक्ति के द्वारा जो साक्ष्य होंगी वो शब्दों के स्थान पर लिखित 2 व्यक्तियों और के द्वारा और उसके रजिस्टर होंगे और शब्द में रखे गए देखे गए उत्तरांचल अधिनियम संख्या 25 जून 2005 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। 2004 के अधिनियम की संख्या 27 के माध्यम से यह धारा संशोधित करते हुए उत्तराधिकार के संबंध में संशोधन किया गया है, जो भू धारित धारक की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के यानी कि अधिकार का दावा रखने वाले के लिए अविवाहित पुत्रियों, उसके पश्चात विवाहित पुत्रियों को अधिकार देता है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि पहले क्या था कि जो अविवाहित पुत्री थी उन्हें अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन मोहन सिंह बनाम डीसी एवं 2010 109 RD 111 यानी कि इस जजमेंट के आधार पर अब उन लड़कियों को भी जो अविवाहित पुत्री होती हैं उन्हें भी यानी भूमि के अंदर वसीयत के द्वारा यानी उनका भी वसीयत के अंदर नाम रखा गया है। ये नियम और कानून के आधार पर ही है। यानी कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 2004 की जो प्रस्तावित थी 23/8/2004 में जो प्रभावित हुई और अधिनियम संख्या 52 संख्या 2006 के द्वारा प्रतिस्थापित यानी 1/1/2000 में प्रभावी हुई। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर, जहां वादीगण ऐसी वादग्रस्त की भूमि के स्वामी तथा भूमि के कब्जे में है जिस पर कास्ट विभाग स्थित यानी कि जो पुत्रियों के द्वारा क्रय की गई और राजस्व अभिलेखों में वादीकरण के नाम से अभिलेखित की गई थी, यानी वादी को अनाधिकृत कब्जा प्राप्त है और उसके कारण वे धारा 165 एवं धारा 189 के आधार पर भूमिधर बन गए और प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा जो यानी कि अभी निर्धारित की गई थी, यानी कि वादी को इसके कब्जे के साथ हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और द्वितीय अपील उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का जो अभिलेखित है यानी निष्कर्ष जो है उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और ये किस मामले में हुआ था? शेर मोहम्मद बनाम अहमद 2008 संख्या 104 RD 533। अब घूमकर उस टॉपिक पर आते हैं कि क्या ये तो भूमिधर जो व्यक्ति थे यानी कि उनकी बाप दादाओं की वो पूर्वजों की भूमि थी, उस भूमि के आधार पर वो लोग वसीयत कर रहे थे जो अभी मैंने बखान किया इसी वीडियो के अंदर। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर भाई चलो भूमिधर व्यक्ति जिस व्यक्ति जो संक्रमणी भूमिधर का अधिकार प्राप्त होता है चलो वो तो वसीयत करता है, चलो ये भी मान लिया कि अगर विवाहित पुत्री हैं अविवाहित पुत्री हैं तो उनके नाम भी वसीयत की जा सकती है। अकरम भाई आपने बेनामे और बनाम किसका ये किस न्यायालय में चला ये भी बताया, लेकिन एक बात बताइए क्या असंक्रमणी भूमिधर वाला भी वसीयत कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, मैं इसका भी उत्तर दूंगा कि असंक्रमणी वाले जो असंक्रमणी अधिकार वाले जो भूमिधर या आसामी के द्वारा, मैं तो असंक्रमणी ही बता रहा, लेकिन अगर आसामी का भी भूमिधर है यानी संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर या आसामी के द्वारा वसीयत किसी भी असंक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर या आसामी को अपने खाते या उसके बाकी वसीयत करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि
उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो का लास्ट निचोड़ टॉपिक यही है। बहुत से लोग सर्च मारते हैं कि यार मैं उस भूमि का उत्तराधिकारी था, मेरे बाबा ने मेरे नाम क्यों नहीं की, उसके नाम क्यों कर दिया, और हमेशा 20-25 साल झगड़े में ही रहते हैं। तो सुनिए क्या क्रम है जिन लोगों को वसीयत कर दी जाती है, उत्तराधिकार जिनका होता है, उनके क्या क्या क्रम होते हैं, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। नियम 171 अधिकार का सामान्य क्रम, उपधारा 1 और धारा 169 नोट कर लीजिएगा कि उपबंधों के अधीन रहते हुए जब कोई पुरुष भूमिधर या आसामी मर जाए तो उसकी जोत उसके स्वयं इन सिद्धांतों के अनुसार उपधारा 2 के निर्दिष्ट उत्तराधिकार का यानी न्यायगत होगा। अर्थात नंबर 1, उपधारा 2 के किसी भी खंड और निर्दिष्ट जो अधिकार यानी कि समान अंशों के साथ साथ लेंगे, और उपधारा 2 के पूर्ववर्ती खंड के निर्दिष्ट उत्तराधिकार यानी उत्तरवर्ती खंडों के निर्दिष्ट सभी उत्तराधिकारियों को यानी वर्जित कर लेंगे, और अर्थात खंड क के एक उत्तराधिकार को खंड ख में उत्तराधिकारियों पर अधिमान दिया जाएगा, और खंड ख में उत्तराधिकारियों के खंड ग में उत्तराधिकारियों के अभिमान को दिया जाएगा जो उसका अधिमान है, और इसी प्रकार से यानी उत्तर पूर्वी क्रम होगा। नंबर 3, यदि किसी भूमिधर या असामी या किसी पूर्व मर्त यानी पूंजतीय वंश की जो यदि जीवित होता है तो उत्तराधिकार होता है। एक से अधिक विधवाएं हो तो ऐसे सभी विधवाओं को मिलाकर एक अंश लेगी। समझे आप मेरी बात को। और नंबर 4, विधवा या उसके पिता या विधवा मां या उसकी पूर्व मर्त पंजीकृतीय वंश कि जो यदि जीवित होता है तो उत्तराधिकार होता है, और विधवा केवल तभी उत्तराधिकार पाएगी यदि उसके पुनर्विवाह किया गया हो। जी हां, और उपधारा 2 क्या कहती है कि किसी पुरुष यानी कि किसी पुरुष भूमिधर या आसामी इस प्रकार के रिश्तेदार उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उत्तराधिकार है। अर्थात नंबर 1, विधवा अविवाहित पुत्री और पूंजतीय वंश प्रतिशाखा के अनुसार प्रतिबंध यह है कि वह पूर्व मर्त पुत्र और विधवा और पुत्र को चाहे वह जितनी भी नीची पीढ़ी में से हो, और प्रति शाखा के अनुसार और वंश यानी उत्तराधिकार में मिलेगा। जो पूर्व मर्त पुत्र तो यदि जीवित होता है, माता और पिता, विवाहित पुत्री, भाई और अविवाहित बहन, जो क्रम एक में पूरा पिता के पुत्र और पुत्री हों, और यानी के पूर्व मर्त भाई या पुत्र जब